हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है सीटेट प्रैक्टिस सेट पेपर 1 है। तो अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में जनवरी में आप पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसी तरह का वीडियो प्रतिदिन आएगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको डेली 30 क्वेश्चन मिलेगा। प्रैक्टिस सेट का 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए मतलब अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, और इसको आप करते चलिएगा, देखिएगा आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। 30 क्वेश्चन है। पहला नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी की है, ये बताना है। ऑप्शन ए है, यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। सी कह रहा है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। डी ऑप्शन है, वह आक्रमण और कुंठित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है वो सही हो जाएगा कि विशेष प्रतिभावान जो विद्यार्थी होते हैं उनकी प्रमुख जो विशेषता होती है कि यदि कक्षा की जो गतिविधि है उनके अनुसार अगर चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित होते हैं और कम प्रेरित अनुभव करते हैं और क्लास में उब जाते हैं। उनकी विशेषता, इसीलिए उनका जो करिकुलम है थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए या कुछ अलग से उनको काम दे देना चाहिए, जिससे वो अपने आप को कभी उबन ना महसूस करे। जो प्रतिभावान बालक हैं सामान्य बालकों से ऊपर होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका है जो अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस प्रकार बढ़ा सकती है ये बताना है। ऑप्शन ए है, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। बी है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। सी है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। डी है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके क्या कर सकती है, वो कक्षा में अपने जो प्रभावी अधिगम है उसको बढ़ा सकती है। जो छोटी छोटी ये डी जो कह रहा है ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आप डेली छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार नहीं दे सकते हैं और सभी बच्चों को नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाता है। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कर रहा है, ये ऑप्शन कूट की सहायता से आंसर करना है। तो क है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ख है, बच्चे समस्या समाधान करता है। ग है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। घ है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 का आंसर जाएगा ए के साथ आपका चला जाएगा। बी, सी और डी आपका आंसर हो जाएगा कि बच्चे जो समस्या समाधान करता है और बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होता है 3 का। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ये बताना है। ऑप्शन ए है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। बी है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है, जब विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, मतलब उनको दंड देते रहना। 4th है आपका डी है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझाना चाहिए। मतलब पुराने प्रत्ययों मतलब जो पुरानी उनकी कुछ चीज़ें जिसको जानते हैं उनको न जोड़कर नए को तुरंत समझाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका पूरी तरीके से गलत हो जाता है। और इसी तरह ये है कि दंड तो देंगे नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है।
और इसके बाद जो आपका ए है, ए भी आपका गलत है, ठीक है। गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, ए भी गलत है। तो आपका जो आंसर सही होगा वो आपका बी सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों में संप्रत्य विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्या करेंगे कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना चाहिए और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी सही होता है। आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हो और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बी है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान केंद्रित हो, बल दिया जाता हो। और सी है जहां शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। डी है जहां उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों 5वें का। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनके संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे भी क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो 5वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये निष्क्रिय रहने वाला बात एक गलत है, निष्क्रिय नहीं रहना है। और एकाधिकार जहाँ टीचर का है ये भी गलत हो जाएगा, एकाधिकार नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा चल रहा है इसमें, तो बाल केंद्रित होना चाहिए। और जहाँ मूल रूप से सिर्फ क्या है, पढ़ने लिखने पे गति का क्या है ध्यान दिया जाता है, उसी पे बस बल दिया जाता है, जो पाठ्यक्रम में उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा क्योंकि वो छोटे बच्चों की बात हो रही है, प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। आगे चलते हैं 5वां नंबर से 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? एक कोई बच्चा है, वो खिड़की के सामने खड़ा है और कौवे को उड़ता हुआ देखता है और बोलता है कि वह एक कौवा है या एक पक्षी है। तो उसके बारे में कैसा है, उसका विचार क्या है, ये बताना है। क कह रहा है कि बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसमें से 6 का जो आंसर जाएगा वो तीनों सही हो जाएंगे, नहीं बी सही हो जाएगा दोस्तों। सी जो बी है वो सही हो जाएगा, ऊपर नीचे हो गया है, तो केवल क्या है बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। सी आपका आंसर है क्योंकि इसमें क्या है, इससे मालूम होता है कि बच्चे में जो है पक्षी का जो प्रत्यय है, इमेजिंग है, वो कहीं ना कहीं विकसित हो चुका है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ साथ करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए क्या करे, प्रोत्साहित कर सके, ऐसा वो क्या करे कोई शिक्षिका। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो इसे एकदम ठीक कर दिया, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। बी कह रहा है कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम एक टॉफ़ी मिलेगी, एक टॉफ़ी मिलेगी, अगर काम जल्दी पूरा करोगी तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। क्या ये बात अंदर से उसको प्रेरित कर सकता है बच्चे को? तो इसमें से देख रहे हैं तो दोनों कहीं ना कहीं नहीं प्रेरित करेगा, दोनों बात नहीं प्रेरित कर सकता है दोस्तों। आगे है कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे में सीखना विद्यार्थियों का आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसे से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला बाहरी व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो आंसर आपका जो जाएगा 7 का वो सी के साथ जाएगा कि तुम इसे कर सकते हो, तुम करने योग्य है, मतलब ऐसा है कि उसको मोटिवेट किया जाए, ना कि डिमोटिवेट किया जाए। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को
अध्यापन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कौन सी प्रोत्साहित कर सकती है? कैसे प्रोत्साहित कर सकती है ये बताना है। मोटिवेट कैसे कर सकती है? प्रतियोगात्मक परीक्षक से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ सफाई जो साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा कर कर। तो आंसर आपको दिख गया होगा, बी हो जाएगा दोस्तों। आंसर 8 का जो है बी के साथ जाएगा। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें क्या करें, मदद देगी। तो वो आंतरिक रूप से क्या होंगे, उत्प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। तो कोई शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्यापन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने की में उनकी मदद कर कर उनको प्रेरित कर सकती है। तो ऑप्शन बी सही है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किसी भी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। रट कर याद करने के लिए, जैसे रट कर याद करने के लिए क्या होगा, तो वो गलत हो जाएगा, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बन सके। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। तो ये भी जैसे ही दंड की बात आएगी तो उसको भी आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे दोस्तों। रटने की बात को भी गलत कर देंगे, उसमें थोड़ी भी गुंजाइश नहीं रखेंगे। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अच्छे अंक पाने का कोई भी रीजन नहीं है कि अच्छे अंक ही मिले विद्यार्थियों को, ये नहीं बात है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है शारीरिक दंड, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो 10वां का जो आंसर है बी सही हो जाएगा। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगर कोई बच्चा है, विशेष वाला बच्चा है या प्रतिभाशाली है या कोई भी बच्चा है, उसके व्यक्तिगत हितों को देखकर ध्यान में रखकर उसके सापेक्ष अगर अधिगम कराया जाए तो वो सबसे अच्छा बनता है। तो एक निम्नलिखित कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम अगर दिया जाता है तो वो प्रभावशाली विद्यालय है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। जब सिर से किसी चीज का क्या हो, विकास हो, कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। जब सर से कोई विकास बढ़ता है तो वो होता है सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। तो भिन्न ऑप्शन ए है कि भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर। तो 11 का सिर से क्या है, सिरा जो है सिरा पदाभिमुखी। तो सिर से जब ज्ञान पैर की तरफ बढ़ता है तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। और एक होता है केंद्र नाभि की तरफ से, तो ऑप्शन इसका याद रखिएगा सिर वाला रहेगा। तो सिर से पैर की ओर जो होता है ज्ञान का विकास होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है, वृद्धि होती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भाषा है, लैंग्वेज विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है ये बताना है। ए ऑप्शन है मध्य बचपन का समय, बी है वयस्क अवस्था, सी है प्रारंभिक बचपन का समय, डी है जन्म पूर्व का समय। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 12 का दोस्तों वो सी हो जाएगा। सी आपका सही हो जाएगा। प्रारंभिक जो बचपन का समय है वही कहीं ना कहीं भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर जरूर करिएगा। एक 6 वर्ष की लड़की
खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। इस सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी: वृद्धि और विकास का, स्वस्थ और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का, आनुवंशिकता और पर्यावरण का। तो 13 का ऑप्शन डी जाएगा दोस्तों। आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या हो जाएगा? परस्पर मतलब सहयोग है, कहीं ना कहीं आनुवंशिकता है, माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं तो इसलिए उसमें प्रशिक्षण भी है और पर्यावरण का योगदान है, जहाँ जा रही है प्रशिक्षण लेने उसका भी योगदान है। तो ए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? कौन सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए विद्यालय और पास पड़ोस। गौरवाहक सामाजिकरण मतलब बच्चा जिससे कुछ सीखता है, वो कौन सा ऐसा चीज जो गौड़ है जिससे कुछ नहीं सीखता वो बताना है। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो किससे बच्चा गौड़ हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो आंसर है वो दोस्तों क्या होगा? तो 14 का आंसर आपका सही जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा कि पहले क्या है, सामाजिकरण सबसे ज़्यादा बच्चे परिवार से सीखते हैं, तो परिवार है और आपके जो पास पड़ोस हैं उसमें हो जाएगा। तो ये देखिए परिवार दो जगह है, फिर पास पड़ोस विद्यालय भी दिया है, यहाँ पे निकट परिवार के सदस्य जो दे दिया वही गलत है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास का है मूल कारण क्या है ये बताना है। सामाजिक न्यायोन क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या संतुलन। तो इसमें से जो आंसर जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा दोस्तों। 15 का ए हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। तो ऑप्शन ए सही कर लेंगे। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलर वर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये क्या होगा इसमें? क्या ऑप्शन ए सामाजिक संकुचन, जो सामाजिक संकुचन अनुकूलन है, अच्छा लड़का लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा दोस्तों। अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। तो ऑप्शन आपका बी सही होता है। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम है उसके लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो 17 का जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थी या शिक्षार्थी स्टूडेंट द्वारा जो है पर्यावरण की सक्रिय खोज ही एक आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो वो है विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। ऑप्शन डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा, जिसको प्रारूप कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं, स्कीम निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। दो प्रक्रियाओं को क्या जाना जाता है ये बताना है। जिसमें क्या होता है, कोई नई चीज़ आती है देखते हैं और उसके बाद वो जो पुरानी चीज़ है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं। तो ये क्या है? ऑप्शन ए है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, बी है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, सी है आपका समावेशन और समायोजन के रूप में,
डी है आपका समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो 18 का सी सही हो जाएगा दोस्तों, समावेशन और समायोजन के रूप में। जीन पियाजे क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लीजिए कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारियों में संशोधन और नवीन जानकारियों के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक और एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो है। किसी भी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एवं एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, नियामक है, समायोजन और हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन आपका 19 का डी सही हो जाएगा दोस्तों, खोज को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है कि किस ऐसे वातावरण में अधिगम को सुगम बनाता है। तो खोज को जो है एक अच्छा टीचर है वो क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। जो हार्वर्ड है गार्नर, उनका बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है ये बताना है। तो ऑप्शन बी का जो बी सही हो जाएगा इसका कि बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह प्रयोग करे या ग्रहण करे। तो ऑप्शन बी आपका सही है। हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को करते हुए अपने आप में बात करती है। करते हुए मतलब उसको अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से बनाने में, करने में मतलब उसको प्रेस या जैसे अच्छे से रखने पर। तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। जीन पियाजे इसे क्या कहते हैं? अहम केंद्रित भाषा। और लेव बायोस्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। और बी है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा। लेव बायोस्की इसे खोजबीन में करेगा। तो ये गलत है ऑप्शन। सी है, जीन पियाजे और लेव बायोस्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा। जीन पियाजे और लेव बायोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रगति के रूप में करेंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा। जो सबसे अच्छा और सटीक जवाब होगा वो ये हो जाएगा कि कोई भी 5 साल की लड़की है, एक टी शर्ट को अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से कर रही है, रख रही है, उसको सरियाना कह सकते हैं, सजाना कह सकते हैं। तो वो अपना बनाकर रख रही है इसको, तो और बोल भी रही है, बात भी कर रही है अपने से। छोटी बच्ची है 5 साल की, तो उसको कहेंगे अहम केंद्रित भाषा का प्रयोग कर रही है। और बाइगोस्की के अनुसार उसको निजी भाषा, जो अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास में करते हैं बच्चे। तो ऑप्शन ए आपका सही है। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, लिंग है। लिंग क्या है? तो सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता, सहज गुण या शारीरिक संरचना। तो ऑप्शन आपका 22 का जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। क्या है? लिंग क्या है? सामाजिक संरचना है। लिंग एक भेद है, जो भेद करते हैं लोग, सामाजिक संरचना। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेव बाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए है मानवीकृत परीक्षण को, बी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के कारण, ऑप्शन सी है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्नों के प्रश्न को,
सी डी है सहयोगी प्रोजेक्ट को। तो वाइगोत्स्की के अनुसार तो ऑप्शन जो 23 है उसका डी सही हो जाएगा दोस्तों, सहयोगी प्रोजेक्ट के अनुसार। तो लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे। ऑप्शन डी आपका सही है, 23 का डी कर लेंगे। आगे चलते हैं, आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चे, ऑप्शन ए है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बी है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। सी है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। डी है, शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हों। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो 24 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा दोस्तों, आपका बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। बाकी के सब कहीं ना कहीं गलत हैं, सब गलत हैं, आपका बी सही है। तो अपनी कक्षा के व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए, जो व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति हर कोई भिन्न है, उससे निपटने के लिए बच्चों से बातचीत करना चाहिए और उनके दृष्टिकोणों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हर किसी का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन जो है अगर किसी का आकलन कर रहे हैं तो उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थी और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यदि फीडबैक मिल रहा है तब हो। तो ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि फीडबैक के लिए ये काम करते हैं। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थी और शिक्षक को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी के सब गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो वीडियो है उसको देखे होंगे तो वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकी, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी। तो सत्तावादी तो नहीं होगा और अधिनायक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। तो 26 का जो है सी सही हो जाएगा, सुविधादाता होता है। शिक्षक की भूमिका कैसी होती है आपका NCEF के अनुसार? तो सुविधादाता होता है, बच्चों को सुविधा प्रदान करे, उनके कामों को आसान करे, न कि उनके कामों को और बढ़ाए। आगे है आपका, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा के अधिगम होते हैं, क्या होते हैं, का एकमात्र निर्धारक होती है। के साथ भी है, के साथ संबंध नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो अधिगम अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं के अधिगम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं छोड़ती है या प्रभाव छोड़ती है, ये आपको बताना है। तो 27 का डी हो जाएगा दोस्तों, प्रभाव छोड़ती है। पर क्या करती है? प्रभाव छोड़ती है, अगर हम कोई अपेक्षाएं रखते हैं तो। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। विशेष आवश्यकता वाले CWSN जो बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड जो चिल्ड्रेन होते हैं, वो उनकी शामिल करते हैं जिसमें अक्षमता न हो, उन बच्चों के लिए हानि है। विद्यालय पर भार बढ़ेगा, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चों को शामिल करना शिक्षक के दृष्टिकोण और विषय वस्तु और धारा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, 28 का सी कर लेंगे। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, एक कथन है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। डी, स्वयं
को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो इसमें से अलग थलग तो गलत हो जाएगा दोस्तों, और जो है स्पर्धा ये गलत हो जाएगा, अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है, और ये भी गलत है, ये कथन गलत ही लिख दिया इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 29 का ए सही हो जाएगा कि जो विविध प्रकार की सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के उद्गम को अनुभवों को बढ़ाती है, क्योंकि उसमें विविध रहेंगे तो विविध बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे और उनके कौशल का क्या होगा, विकास होता। तो ऑप्शन ए सही है। अब 30 नंबर है और आखिरी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अब तक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार का वीडियो डेली देखने को मिलेगा। कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो सुनने में असमर्थ बच्चा है, जो सुनने में असमर्थ बच्चा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। तो सुनने में असमर्थ कोई बच्चा है तो वो अच्छा कर सकता है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। तो ऑप्शन बी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर दिया है, इसका जरूर जवाब बताएं। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार दोबारा रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।